नमस्कार दोस्तों, परिज्ञान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स और मैथ्स के दो भाग है। एक आपका रहेगा अर्थमेटिक का और दूसरा रहेगा एडवांस का। तो दोस्तों, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है एडवांस मैथ्स, और विद्यार्थी सबसे ज़्यादा जो परेशान होते हैं वो एडवांस मैथ्स में होते हैं। एडवांस मैथ्स में इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि हमने इसको कभी हल करने की कोशिश नहीं की है। हम हमेशा क्या करते हैं, इससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, परिज्ञान क्लासेस के YouTube चैनल को ज्वाइन कीजिए और मैं आपको बहुत ही आसान, सरल तथा सहज तरीके से एडवांस मैथ्स को हल करवाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, अपना एडवांस मैथ्स का पहला जो आपका टॉपिक रहेगा वो है ज्योमेट्री, ज्यामिति। दोस्तों, जो ज्योमेट्री टॉपिक है ये विद्यार्थियों को इसलिए परेशान करता है क्योंकि ये बहुत ही लेंथी और इसमें बहुत सारी थ्योरम्स रहती है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप मेरे से जुड़े रहिए। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से हर चीज का प्रूफ दूंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज को अपन सिद्ध करते जाएंगे। सबसे पहले मैं बहुत ही बेसिक से, जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और फिर मैं लेवल को धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा। और इसमें जो भी आपके सवाल बनते जाएंगे एग्जाम के हिसाब से, तो मैं उन सवालों को आपको बताता जाऊंगा। और हर एग्जाम में इसका एडवांस मैथ्स का वेटेज रहता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री, ज्यामिति। तो पहला जो पॉइंट है अपना वो है रेखा तथा कोण। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं मैं। रेखा तथा कोण, लाइन एंड एंगल। दोस्तों, पहले अपन बात करते हैं लाइन की, उसके बाद बात करेंगे एंगल के बारे में। तो जो रेखा है क्या होती है, तो मैं आपको आज जिसमें आपका कंफ्यूजन रहेगा उनको मैं साथ में अंतर के हिसाब से समझाऊंगा, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो एक तो होता है रेखा, और दूसरा है किरण यानी रे, और तीसरा है रेखाखंड। इन तीनों में क्या डिफरेंस है देखें। रेखा यानी लाइन, रेखा के दोनों तरफ तीर का निशान होता है। इसका मतलब, तीर का निशान का मतलब यह है कि अगर मैं इसको यहां से आगे बढ़ा सकता हूं, एक्सटेंड कर सकता हूं, या मैं इस तरीके से इस साइड से भी आगे बढ़ा सकता हूं। अगर मैं रेखा को दोनों तरफ से आगे बढ़ा सकता हूं तो आप बताएंगे कि सर इसकी जो लंबाई होती है वो लंबाई क्या रहेगी भाई, आपकी असीमित रहेगी। असीमित, इसका मतलब क्या है कि लंबाई को अपन बता नहीं सकते, असीमित है, एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर मुझे इसको व्यक्त करना होगा तो मैं किस तरीके से व्यक्त करूंगा, ये ए बी और दोनों तरफ तीर का निशान। अगर किरण की बात करूं, रे की बात करूं, तो किरण में क्या होता है, एक बिंदु आपका फिक्स रहेगा और दूसरी तरफ से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मुझे बताएं कि सर इसको अगर आगे बढ़ा सकते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो क्या रहेगी, आपकी असीमित रहेगी। लंबाई क्या रहेगी, असीमित रहेगी, क्योंकि अपन इसको एक तरफ से आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर मुझे इसको व्यक्त करना होगा तो मैं किस तरीके से व्यक्त करूंगा, ए बी और ऊपर एक साइड में क्या लग जाएगा, तीर का निशान। और तीसरा आपका रहेगा रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड में क्या होगा, आपके दोनों बिंदु फिक्स रहेंगे। दोनों बिंदु क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। तो इसका मतलब है सर इसकी जो लंबाई है वो क्या रहेगी, सीमित रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि अपन इसको किसी भी साइड से आगे नहीं बढ़ा सकते, एक्सटेंड नहीं कर सकते। और अगर मुझे व्यक्त करना होगा किस तरीके से करूंगा, ए बी और बार। देखो, तीनों को साथ में समझ ले। ये रेखा है, रेखा के दोनों तरफ तीर का निशान है। इसका मतलब है दोनों तरफ से किसी भी साइड में आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो लंबाई क्या रहेगी, असीमित रहेगी। किरण होती है, उसके एक साइड में तीर का निशान, तो इसका मतलब है इसको एक साइड से आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसकी भी लंबाई क्या रहेगी, असीमित। और जो रेखाखंड होता है, दोनों बिंदु क्या रहते हैं, आपके फिक्स रहेंगे, तो इसकी जो लंबाई है वो क्या रहेगी, सीमित रहेगी। अब सवाल ये अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछ ले कि निम्न में से किसकी लंबाई सीमित होती है, पहला ऑप्शन दे दिया आपको रेखा, दूसरा दिया किरण, तीसरा दिया रेखाखंड और चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज।
तो आप क्या करेंगे कि सर जो रेखाखंड होता है उसकी लंबाई क्या रहेगी, सीमित रहेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेखाखंड। अब अपन पढ़ते हैं रेखा के बारे में, और रेखा के जो टाइप होंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना रहता है वो होती है समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और कौन सी, समपाती रेखा। इन तीनों के बारे में आपको साथ में बता रहा हूं जिससे आपको अंतर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सर समांतर रेखा, समांतर रेखा पैरेलल लाइन, और अगर इसको अपन व्यक्त करेंगे तो इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए दो रेखा है, एक रेखा आपके पास AB है और दूसरी रेखा आपके पास CD है। अगर मैं इन दोनों रेखाओं के अगर किसी भी बिंदु पर इन दोनों के अगर बीच की दूरी ज्ञात करता हूं, मैंने कहा यहां से लेके यहां तक जो दूरी है इनके बीच की वो D है, यहां से लेके यहां तक अगर मैंने कहा तो ये दूरी भी कितनी है, D है। अगर इस AB को मैंने आगे बढ़ा दिया और CD को आगे बढ़ा दिया तो यहां पर जो मैंने दूरी देखी यहां पर भी क्या है, D है। तो इसका मतलब है कि रेखा के किसी भी बिंदुओं पर अगर उनके बीच की दूरी लेते हैं तो क्या रहती है, समान रहती है। तो अगर दो रेखाओं के बीच की अगर दूरी क्या है, समान है, अगर समान रहेगी तो ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जब ये प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो इसका प्रतिच्छेदन बिंदु भी नहीं होगा। अगर मैं इसको एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूं, जैसे मैं लिखा 3x + 4y बराबर मैंने लिखा 5 लिखा, और दूसरा मैं लिखा 6x + 8y बराबर मैंने 7 लिखा। अगर मैं इन दोनों समीकरण को हल करता हूं, इसको मैं अलजेब्रा में आगे सिखाऊंगा दोनों समीकरण को हल कैसे किया जाता है। जब मैं इन दोनों समीकरण को अगर हल करने की बात करता हूं तो यहां से न तो मैं x का मान निकाल सकता हूं ना ही y का मान निकाल सकता हूं। तो सर मुझे कैसे पता चला इसका मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए x के साथ कितना लिखा हुआ है, 3, और यहाँ कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह अनुपात कितना है, 1:2। और देखिए यहाँ y के साथ क्या लिखा हुआ है, 4, और यहाँ y के साथ क्या लिखा हुआ है, 8। यहाँ पर भी अनुपात क्या आया, 1:2। तो आप ये बोल दे कि सर अगर A1/A2 अगर बराबर हो जाए B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं हो C1/C2 के। क्या बोला, A1/A2 अगर बराबर हो जाए B1/B2 और बराबर नहीं हो C1/C2 तो ये दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। और अगर समांतर रेखाएं तो ये आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी, और प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु भी नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा। और अगर प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं होगा तो इस दोनों समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो अपन कहेंगे कि इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। देखें रामायण को पूरा समझे एक साथ में। मैंने क्या कहा, ये दोनों रेखाएं थी, इन दोनों रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो क्या है, समान है। तो ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जब मैंने ये दोनों समीकरण लिखे, इन दोनों समीकरण में मैंने क्या देखा कि सर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। तो दोनों रेखाएं कैसी हो जाएगी, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। जब प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु भी नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा। और जब प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं होगा तो इन दोनों समीकरण का जो अपन बोलेंगे क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। दूसरा है प्रतिच्छेदी रेखा। इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है,
अगर कोई दो रेखाएं होती है, अगर आपस में एक दूसरे को काटे तो दोनों रेखाएं कैसी हो जाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगी। अगर मैं इस AB को आगे बढ़ा दूं और इस CD को अगर आगे बढ़ाता हूं तो ये रेखाएं वापस एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटेगी। तो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर। मैं एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं। जैसे मैंने लिखा 3x + 2y बराबर लिखा 5 और लिखा मैंने 4x + 3y बराबर मैंने लिखा 7 लिखा है। अब देखिए इन दोनों समीकरण को अगर आप हल करेंगे तो यहां से x का जो मान आएगा 1 आएगा और y का मान भी क्या आएगा? 1 आएगा। x का मान कितना आएगा? 1 और y का मान भी कितना आएगा? 1 आएगा। अब देखिए क्या होता है, मैंने ये दो समीकरण लिखे हैं, इन दोनों समीकरण देखें, यहाँ अनुपात कितना आ रहा है? 3:4 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है? 2:3 आ रहा है। और यहाँ कितना आ रहा है? 5:7 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के। अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो अपन बोलेंगे सर ये जो रेखाएं होंगी कैसी होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अब देखिए पूरी रामायण समझे कि सर अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो दोनों समीकरण होंगे वो कैसे होंगे? दोनों जो रेखाएं होंगी कैसी हो जाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं तो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी? एक बिंदु पर। अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेदन बिंदु कितना होगा? 1 होगा। तो इसका मतलब है इन दोनों समीकरण के जो हल होंगे वो भी कितना होगा? 1 हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। देखिए मैं जैसे बोलूं वैसे आप समझे। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के। इसका मतलब है ये दोनों रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी रेखा है। और अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को काटेगी। और दो प्रतिच्छेदी रेखाएं अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर। अगर एक बिंदु पर करेगी तो इसका प्रतिच्छेदन बिंदु भी कितना होगा? 1 होगा। और अगर एक प्रतिच्छेदन बिंदु है इसका मतलब उसका हल भी कितना आएगा? 1 हल आएगा। और अपन उसको क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। उसके अलावा x और y का और कोई भी मान नहीं आएगा जिस पर ये दोनों समीकरण आपस में एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे। संपाती रेखा है, कोइंसिडेंट लाइन। संपाती रेखा क्या होती है? ये जो रेखा है आपके AB दे रखी है और इसी रेखा पर एक और रेखा है, वो उसको नाम मैंने दे दिया CD, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। तो अगर मैं ये बोलूं कि अगर ये दोनों रेखाएं एक रेखा के ऊपर एक रेखा है तो ये रेखाएं आपस में कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी? तो क्या आंसर आएगा? अनंत बिंदुओं पर। मैंने लिखा 2x + 3y बराबर लिखा है आपका 5 और मैंने लिखा 4x + 6y बराबर मैंने लिखा है 10। तो इसका मतलब देखिए क्या है कि सर A1/A2 क्या है? बराबर है B1/B2 के और बराबर है देखिए C1/C2 के। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो ये रेखाएं कैसी हो जाएगी? संपाती रेखाएं हो जाएगी। और अगर संपाती रेखा है तो संपाती रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो अनंत बिंदुओं पर। तो इनका हल भी क्या आ जाएगा? अनंत हल आ जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगी। देखिए वापस समझे क्या रामायण है कि सर A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2 के। अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो ये दोनों रेखाएं कैसी हो जाएगी? संपाती रेखाएं हो जाएगी। और अगर संपाती रेखाएं तो ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करेगी। और जब अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी तो इसके हल भी क्या होंगे? अनंत हल होंगे। और जब अनंत हल होंगे तो देखें मैं बोल सकता हूं कि अगर संपाती रेखाएं होगी तो क्या आ जाएगा? अनंत हल होंगे।
अगला देखें, संगामी रेखाएं, कनकरेंट लाइन। देखिए संगामी रेखाएं क्या होती है, दो या दो से अधिक रेखाएं अगर एक बिंदु से गुजरे तो वे रेखाएं कैसी कहलाएगी, संगामी रेखाएं कहलाएगी। क्या बोला है, दो या दो से अधिक रेखाएं यदि एक बिंदु से गुजरे तो ये रेखाएं कैसी कहलाएगी, संगामी रेखाएं कहलाएगी, कनकरेंट लाइन कहलाएगी। अगला देखें, लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइन। लंबवत रेखाएं क्या होती है, दो रेखाओं के मध्य यदि 90 डिग्री का कोण हो तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या कहलाएगी, लंबवत रेखाएं होंगी। ये ए बी एक रेखा है और ये ओपी रेखा है। अगर मुझे लंबवत अगर बताना है तो किस तरीके से बताऊंगा, ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा ओपी के, और लंबवत रेखाओं का मतलब क्या है, दोनों रेखाओं के मध्य कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री का। यदि आपके पास ये एक रेखा दे रखी है, ये ए बी एक रेखा है, अगर मैंने इस रेखा के लंबवत एक लाइन खींची है, ये आपकी सी डी हो गई, और मैंने इसके लंबवत एक और रेखा खींची है यानी ये पी क्यू है, तो इसका मतलब ये है अगर एक रेखा के लंबवत खींची गई रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समांतर। क्या बोला मैंने, एक रेखा के लंबवत खींची गई रेखाएं परस्पर क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो सी डी है वो इस पी क्यू के क्या है, समांतर है, पैरेलल है। देखिए सरल रेखा और वक्र रेखा क्या होती है, कर्ड लाइन और स्ट्रेट लाइन। देखिए सरल रेखा क्या होती है, ये आपकी एक सरल रेखा है और ये क्या है, वक्र रेखा। अब देखिए सवाल क्या बनेगा, सवाल देखिए, मैंने कहा कि एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं गुजर सकती है, तो एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं गुजर सकती है, अनंत होगी। कैसे देखें, ये एक बिंदु दे रखा था, यहां से ये एक रेखा जा रही है, इस बिंदु से यहां से ये एक और रेखा जा रही है, इस बिंदु से ये और रेखा जा रही है। तो आप बताएं एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं गुजर सकती है, तो क्या आ जाएगा, अनंत। और मैं बोलूं ये एक बिंदु है, इससे कितनी वक्र रेखाएं गुजरेगी, तो क्या आंसर आ जाएगा, एक आ जाएगा, क्योंकि यहां से देखिए ये एक और वक्र रेखा जा रही है। अगर और बोलूं तो ये और क्या हो जाएगी, वक्र रेखा हो जाएगी। तो एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं गुजर सकती है, तो क्या आएगा, अनंत। और एक बिंदु से कितनी वक्र रेखाएं गुजर सकती है, तो भी क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि सर दो बिंदु दे रखे हैं, इन दो बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं गुजर सकती है, तो एक तो ये है, इसके अलावा और कोई दूसरी सरल रेखा नहीं होगी जो इन दोनों बिंदुओं से गुजरेगी। तो एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं गुजर सकती है, तो क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। और अगर बोलो दो बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं गुजरेगी, तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर एक आ जाएगा। यही बात अगर बोलूं एक बिंदु से कितनी वक्र रेखाएं गुजर सकती है, तो क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। और मैं ये बोलूं ये दो बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों बिंदुओं से कितनी वक्र रेखाएं गुजरेगी, तो आप बोलेंगे सर एक तो ये हो गई, इसके अलावा कि सर ये एक और हो गई, इसके अलावा ये और हो गई। तो देखें दो बिंदुओं से कितनी वक्र रेखाएं गुजर रही है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, अनंत आ जाएगा। देखिए वापस सुने सवाल मेरा,
एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं गुजर सकती है, तो क्या आ गया अनंत। एक बिंदु से कितनी वक्र रेखाएं गुजर सकती है, तो क्या अनंत। दो बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं गुजर सकती है, तो एक। और दो बिंदुओं से कितनी वक्र रेखाएं गुजर सकती है, तो क्या आ जाएगा अनंत आ जाएगा। ये तो रेखाओं के बारे में बात की अपन ने। अब बताता हूं मैं कोण के बारे में, एंगल। देखें, पहले बता दूं कोण कौन कौन से होते हैं। देखें, सबसे पहला जैसे मैंने लिया न्यून कोण, एक्यूट एंगल। न्यून कोण क्या होता है, देखिए डायग्राम से समझे। ये जो आपका कोण है, ये जो कोण है वो आपका क्या है, 0 डिग्री से तो अधिक है और 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम, वे कोण जो 0 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, और 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, कैसे कोण होंगे, न्यून कोण, एक्यूट एंगल होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखा मैंने 30 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ये सभी कोण कैसे हैं, न्यून कोण है, क्योंकि ये जो कोण है वो 0 डिग्री से तो अधिक है लेकिन 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो न्यून कोण क्या होंगे, थीटा का मान यानी कोण का मान 0 डिग्री से तो अधिक होना चाहिए और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। दूसरा देखें, समकोण, राइट एंगल। ये जो कोण बना हुआ है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसका मतलब है कि अगर एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो देखिए ये कोण अगर 90 डिग्री है तो कौन सा हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। जब थीटा का मान 0 डिग्री से तो अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो तो कौन सा, न्यून कोण। जब 90 डिग्री हो तो कौन सा हो जाएगा, समकोण, राइट एंगल हो जाएगा। तीसरा देखें, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। अगर अधिक कोण की अगर बात करूं तो डायग्राम से समझे आप, देखें ये जो कोण बना हुआ है, ये जो कोण है ये 90 डिग्री से तो ज्यादा है लेकिन 180 डिग्री से क्या है, कम है। तो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम। क्या बोला मैंने कि 90 डिग्री से तो अधिक और 180 डिग्री से कम, वे कोण क्या कहलाएंगे, आपके अधिक कोण होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। जैसे मैंने लिखा 135 डिग्री, 160 डिग्री, 172 डिग्री। ये जो सभी कोण है ये कोण 90 डिग्री से तो अधिक है लेकिन 180 डिग्री से क्या है, कम है। तो ये जो कोण है वो क्या कहलाएंगे, अधिक कोण कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। तो 0 डिग्री से तो अधिक, 90 डिग्री से कम क्या हो जाएंगे, न्यून कोण। और अगर 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, समकोण। और आपका 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। चौथा देखें,
सरल कोण या स्ट्रेट एंगल, और हिंदी मीडियम वाले इसका एक और नाम ध्यान रखें, रिजु कोण। कितने डिग्री कोण बना हुआ? 180 डिग्री का। जब कोण का मान 180 डिग्री हो जाए तो वो कैसा कोण कहलाएगा? सरल कोण होगा, रिजु कोण, या कैसा? स्ट्रेट एंगल होगा। अब यहां पर एक नोट लगा करके लिख लें, ये लाइन आपके पूरी ज्योमेट्री में काम आएगी। देखिए क्या लाइन है कि सरल रेखा पर स्थित किसी बिंदु के, क्या बोला? ये आपकी सरल रेखा है AB, सरल रेखा पर स्थित किसी बिंदु के एक ही और बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। वापस सुने, सरल रेखा पर स्थित किसी बिंदु के एक ही और बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और ये कोण कौन सा कहलाएगा? सरल कोण, या कैसा होगा? रिजु कोण होगा। अगला देखें, ये इंपॉर्टेंट है भाई, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, इसको एक और नाम बोला जाता है वृत्त कोण, बृहत कोण। देखें डायग्राम से समझ जाए आप, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल देखिए 180 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, लेकिन 360 डिग्री से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो 180 डिग्री से तो अधिक तथा 360 डिग्री से कम कैसे कोण कहलाएंगे? प्रतिवर्ती कोण। कैसे होंगे? रिफ्लेक्स एंगल होंगे। एग्जांपल से देख ले, जैसे मैं लिखा 225 डिग्री, मैं लिखा 275 डिग्री, मैं लिखा 240 डिग्री, ये सभी कोण कैसे कोण कहलाएंगे? प्रतिवर्ती कोण होंगे, रिफ्लेक्स एंगल होंगे। इसका ध्यान रखें, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? 180 डिग्री से तो अधिक होना चाहिए और 360 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम। तो वे कोण कैसे कहलाएंगे? प्रतिवर्ती कोण कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल, या क्या बोला जाता है? वृहत कोण बोला जाता है। अगला देखें, पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। इसको एक और नाम बोला जाता है, बिंदु कोण भी बोला जाता है, पॉइंट एंगल भी बोला जाता है। ये जो बिंदु है इसके चारों तरफ जो कोण बनता है कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का। जो 360 डिग्री के कोण को क्या बोलेंगे अपन? पूर्ण कोण बोलेंगे। यहां पर भी एक नोट लगा करके लिख लें कि एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। क्या बोला? एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए एक एक मैं एग्जांपल लेके वापस बता रहा हूं, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे जाए। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। पहला जो मैंने लिखा, मैंने लिखा 60 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 145 डिग्री, चौथा 180 डिग्री, पांचवा 225 डिग्री, छठा मैंने लिखा 360 डिग्री। जल्दी से बोले 60 डिग्री, क्या ये 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से क्या है? कम है। कौन सा कोण हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? न्यून कोण। 90 डिग्री, जब कोण का मान 90 डिग्री हो तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? आपका समकोण हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। 145 डिग्री है, ये 90 डिग्री से तो अधिक है और 180 डिग्री से कम है। कौन सा हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। 180 डिग्री, जब कोण का मान 180 डिग्री हो
तो कौन सा हो जाएगा? सरल कोण हो जाएगा, रिजु कोण हो जाएगा 225 डिग्री। जब थीटा का मान 180 डिग्री से तो अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, कौन सा हो जाएगा? प्रतिवृत्ति कोण हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, इसको ध्यान रखें। और 360 डिग्री है तो कौन सा हो जाएगा? आपका पूर्ण कोण हो जाएगा, कंप्लीट एंगल हो जाएगा, या इसको क्या बोला जाता है? बिंदु कोण या संपूर्ण कोण। तो देखिए कोण के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं, 0 से अधिक हो, 90 से कम तो न्यून कोण एक्यूट एंगल हो गया, जब 90 डिग्री तो समकोण हो गया, 90 से अधिक और 180 से कम हो, कौन सा? अधिक कोण हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। 180 हो तो सरल कोण हो गया, रिजु कोण हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया। 180 से अधिक हो और 360 डिग्री से क्या हो? कम हो, तो कौन सा हो जाएगा? प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। और अगर 360 डिग्री है तो कौन सा हो जाएगा? पूर्ण कोण हो जाएगा। अब कोणों में आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना कोण है वो है आपका पूरक कोण, और दूसरा है आपका संपूरक कोण। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल पूछे जाते हैं, पूरक कोण और संपूरक कोण। देखिए पूरक कोण के दो नाम और है, एग्जाम में उन नामों का भी जिक्र किया जाता है। पूरक कोण का मतलब क्या होता है? दूसरा नाम क्या है? इसको बोला जाता है कोटि पूरक, या बोला जाता है अनुपूरक। इन नाम का भी साथ में ध्यान रखें, हिंदी मीडियम वाले। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? पूरक कोण को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और जो संपूरक होता है उसको क्या बोला जाता है? सप्लीमेंट्री एंगल। दोनों में क्या अंतर है देखें। पूरक कोण है, इसके दो नाम और है, कौन कौन से? कोटि पूरक या अनुपूरक, और ये है आपका संपूरक जिसको सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दोनों के डायग्राम से आप समझ जाएंगे। ये जो है डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये कोण है आपका 1 और ये कोण है 2। ये कोण है 1 और ये कोण है 2। डायग्राम से समझ में आ गया कि सर जी कोण 1 प्लस कोण 2 है वो तो आपका 90 डिग्री का है, लेकिन जो यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 2 है वो कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का, क्योंकि मैंने अभी लाइन लिखाई थी जब सरल कोण पढ़ाया था। क्या बोला था? सरल रेखा पर स्थित किसी बिंदु के एक ही और बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो सर जी कंफ्यूजन रहेगा कि सर 90 किसका होता है, 180 किसका होता है? कुछ नहीं करना है, ये सप्लीमेंट लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा? पहला जो लेटर है क्या है? एस है। इससे क्या आप 8 बना सकते हैं, ये तो हो जाएगा 180 डिग्री, और पूरक कोण हो जाएगा आपका 90 डिग्री का। दोनों वापस समझे, अगर पूरक कोण है तो दो नाम और है उसके, कोटि पूरक और अनुपूरक। और पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री का, और संपूरक कोण है इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री का। अब जैसे मैं बोलूं कि सर जी मुझे बताए 30 डिग्री का पूरक कोण कितना बनेगा, क्या आप बता देंगे क्या सर ये 60 डिग्री होगा? क्यों होगा? क्योंकि पूरक कोण होते हैं उन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। जब एक 30 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? मैं 90 में से 30 को क्या कर लूंगा? माइनस कर लूंगा। अगला देखें, जैसे मैंने बोला कि सर 18 डिग्री है, इसका पूरक कितना बनेगा? तो 90 में से 18 को माइनस कर दूंगा, 72 हो जाएगा। सर मैंने कहा कि अगर एक कोण x है तो इसका पूरक कितना बनेगा? सर कुछ नहीं, 90 में से x को माइनस कर दिया, तो 30 का पूरक कितना? 60, 18 का पूरक कितना? 72, और x का पूरक कितना? 90 माइनस x। अगर संपूरक की बात करूं तो सर मुझे बताया कि सर एक कोण 80 डिग्री है तो इसका संपूरक कितना होगा? क्या 100 होगा क्या? जी हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि संपूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। जब एक कोण 80 है तो दूसरा ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा? 180 में से माइनस कर दूंगा। 180 में से 80 माइनस क्या कितना हो गया? 100 हो गया। अगर 30 डिग्री है तो इसका संपूरक कितना होगा? 150 होगा। 30 क्या है आपका? एक कोण दे रखा है, संपूरक पूछा है, तो 180 में से 30 को माइनस कर दिया, 150 हो गया। जब मैंने कहा कि सर एक कोण आपका थीटा है तो इसका संपूरक कितना होगा? 180 माइनस थीटा। ध्यान रखें,
जब सवाल करेंगे तब इनकी जरूरत पड़ेगी। पूरक कोण का मतलब क्या होता है? दो कोणों का योग कितना? 90 डिग्री। अगर एक कोण उसके पूरक कोण का इतना हो जाए जैसे सवाल हो, तो क्या करना है कि सर मेरा एक कोण अगर x है तो इसका पूरक कितना बनेगा? 90 माइनस x बनेगा। मैंने कहा एक कोण इसके संपूरक कोण का इतना गुना है। मैंने कहा सर एक कोण अगर थीटा है तो सर इसका संपूरक बनेगा वो 180 माइनस थीटा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, और पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। और पूरक कोण के दो और नाम हैं, इनका भी ध्यान रखें। क्या बोला जाता है? कोटि पूरक, या क्या बोला जाता है? अनुपूरक। तो दोस्तों आज अपन ने बात की रेखा तथा कोण के बारे में, रेखाओं के बारे में पढ़ा, कोण के बारे में पढ़ा। लास्ट में जो अपन ने पढ़ा है पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में पढ़ा। पूरक कोण का मतलब क्या होता है? दो कोणों का योग 90 डिग्री, और संपूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। अगर कंफ्यूजन हो जाए सर किन का योग 90 होगा किन का 180, तो देखें जो संपूरक कोण का जो इंग्लिश में बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल, और इसका जो पहला लेटर है कौन सा है आपका? एस है, और इस एस से क्या बन सकता है? 8 बन सकता है। ये क्या बन जाएगा? 180 डिग्री। जब संपूरक कोण का योग 180 डिग्री है तो पूरक कोण का योग कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और पूरक कोण के दो और नाम है, इन दोनों का भी ध्यान रखें। क्या बोला जाता है? कोटि पूरक, या क्या बोला जाता है? अनुपूरक बोला जाता है। तो दोस्तों ये आज आपने पढ़ा पूरक कोण और संपूरक कोणों के बारे में। अगले वीडियो में अपन इन पर क्या करेंगे? सवाल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।